Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardney. So students, today we are going to study about subject building planning, and the topic which we will be discussing today is Vastu in modern buildings. ये चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो लेक्चर रहने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है, वास्तु के बारे में। जो भी हम वास्तु के बारे में मॉडर्न बिल्डिंग के साथ में कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये सिर्फ रहने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर कि वास्तु एक्चुअल में है क्या, ये वास्तुशास्त्र है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले समझें, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, वास्तुशास्त्र इज ए वास्ट एंड एंशियंट साइंस ऑफ लिविंग। ठीक है, ये क्या है हमारा वास्ट यानी कि काफ़ी फैला हुआ, और एंशियंट यानी कि पुराना, साइंस ऑफ लिविंग है, रहने का तरीका है, किस तरह से इंसान रहता था, ठीक है, किस तरह से उसे रहना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही वास्तु इज ए साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग हार्मोनियस एनर्जी इनसाइड ए स्ट्रक्चर। अब एक्चुअल में क्या हुआ, वास्तु के लिए लोगों ने बुक्स नहीं लिखी हुई थी पहले। पहले ऐसे, अब जैसे भी आप कुछ पढ़ते हो, कोई नॉलेज लेते हो, आपको तो क्या चाहिए, किताब उठाते हो, उसमें से पढ़ते हो, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आपने काम कर लिया। लेकिन कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम जिसने की होगी, कैसे की है वो, सामने वाले को देखकर या फिर अपना एक्सपेरिमेंट करके, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसने वो डेटा नोट डाउन कर लिया, ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से। ठीक है, किसी चीज़ को ट्राई किया, सही हुआ तो उसे लिख दिया कि ये मेथड चल जाता है, गलत हुआ तो कोई नेक्स्ट मेथड ट्राई किया। ठीक है, तो बार बार चीज़ों को ट्राई करने के बाद, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाने के बाद, प्रैक्टिकल एनालिसिस करने के बाद जो भी उनको नॉलेज गेन हुआ, वो नॉलेज को उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड उस नॉलेज को उन्होंने बुक में लिख दिया, और उसी बुक का नाम क्या कहलाता है, हमारा वास्तुशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये वास्तु जो वर्ड है हमारा कहाँ से डिराइव हुआ है। सो द वर्ड वास्तु इज डिराइव फ्रॉम द रूट वास। ठीक है, किससे डिराइव हुआ है वो, रूट वर्ड वास से। वास का मतलब रहना, हम बोलते हैं ना ये रहवास है, मेरे वास की जगह ये। तो वास का मतलब टू रिसाइड यानी कि रहना उस जगह पर। तो वास्तुशास्त्र का मतलब बेसिकली रहने की जगह पर किस तरह से एनालाइज करके हार्मोनियस एनर्जी यानी कि नेचर के साथ किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से उस एनर्जी को, चाहे हमारी वो एनर्जी पीस की एनर्जी हो यानी कि शांति हो, ठीक है, या फिर वो सूरज की रोशनी का किस तरह से आप प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हो, और वहाँ पर जो साउंड्स हैं, नेचुरल साउंड्स हैं, उनका किस तरह से यूज़ कर पा रहे हो। तो इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है रहने के लिए, उसी को क्या बोला गया है, वास्तुशास्त्र बोला गया है। तो वास्तुशास्त्र का मीनिंग क्या है, साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आर्किटेक्चर बेसिकली रिलेटेड होता है हमारे प्लानिंग से। ठीक है, जो प्लानिंग फेज हमने पढ़ा था ना लेक्चर 1 में, मैंने बोला था प्लानिंग और शेड्यूलिंग का जो फेज होता है वो हमारा रिलेटेड होता है आर्किटेक्चर से। और जो कंस्ट्रक्शन फेज होता है, कंस्ट्रक्शन फेज यानी कि एग्जीक्यूशन, आप किस तरह से उस बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो किससे रिलेटेड हो जाता है, हमारे कंस्ट्रक्शन फेज से। और इन दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट क्या है, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर से नहीं रिलेटेड, वो आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र देखें डिराइव कहाँ से हुआ, आया कहाँ से ये। सो वास्तुशास्त्र इज एन एंशियंट इंडियन वैदिक स्क्रिप्चर ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये धर्म से भी रिलेटेड है। धर्म के अंदर क्या था, हम भगवान को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और भगवान को हमने ग्रहों से, ठीक है, जो देवी देवता हैं उनको हमने ग्रहों से यानी कि हमारे प्लैनेट्स हैं, और उसके साथ साथ डायरेक्शन से रिलेट किया गया है। ठीक है, प्लैनेट्स की पोजीशन प्लस डायरेक्शन से रिलेट किया गया। डायरेक्शन हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। और आपको पता है हमने जब तक अब तक जितना भी बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर एनालिसिस किया है, उसमें हमने जैसे सन पार्ट डायग्राम के अंदर सन यानी कि एक प्लेनेट, उसका एनालिसिस किया, और डायरेक्शन के अंदर किस तरह से कौन सी डायरेक्शन में शेडो आ रही है, कौन सी सन की डायरेक्शन है, उसके हिसाब से हमने बिल्डिंग का ओरिएंटेशन वगैरह की स्टडी की थी। तो वही स्टडी क्या है, वास्तुशास्त्र के अंदर रिलेट करके उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस करके किया। आजकल तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, सॉफ्टवेयर वगैरह, उनके अंदर हम एनालिसिस करके बता देते हैं कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच। और वास्तु ने भी तो वही किया। वास्तुशास्त्र सिर्फ ऐसे नहीं कि इलॉजिकल कुछ भी बोल दिया,
कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, हमें इस तरह से बिल्डिंग इस डायरेक्शन में बनानी चाहिए, वो चीज़ नहीं की गई। प्रॉपर लॉजिकल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल एनालिसिस के डेटा के साथ, ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ, उसके बाद जो भी फाइनल नॉलेज उन्हें गेन हुआ था उसके बेस पर एक जो डेटा, फाइनल डेटा हमें एनालाइज करने के लिए मिला है, उससे ये बताते हैं। कोई भी अगर आपको बताते हैं कि वास्तु के हिसाब से आपकी बिल्डिंग के अंदर इस जगह की पोजीशन ये होनी चाहिए, तो उसके पीछे का एक अपना लॉजिकल मीनिंग है, ठीक है, उसकी अपनी एक लॉजिकल रीजन है। ये इस तरह से ऐसे नहीं बोल दिया कि रैंडमली बोल दिया कि ईस्ट फेसिंग घर बना लो तो बना लो, उसका अपना मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बार बार भी बता चुका हूँ, ईस्ट फेसिंग घर के लिए आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो सन की डायरेक्शन होती है वो कहाँ रहती है, ईस्ट और वेस्ट में। और मॉर्निंग टाइम सन कहाँ रहता है, ईस्ट में। और मॉर्निंग टाइम आपको पता है थोड़ा सा कोल्ड होता है बजाय रिस्पेक्ट टू हमारे इवनिंग के। और आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सन जो मेरा वेस्ट में रहेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सन मेरा कहाँ रहता है, वेस्ट में रहता है। और अगर घर मेरा हो जाता है वेस्ट फेसिंग, ऊपर से आप थोड़ा सा ओपन कॉरिडोर छोड़ देते, तो आपको क्या मिलती, घर के अंदर पूरी धूप ही धूप वहां पर मिलती, गर्मी लगती, सफोकेशन फील होता, ठीक है, हीट ज्यादा बढ़ जाती, कोल्ड उसको हीट ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको पता पुराने जमाने में पंखे वगैरह तो होते नहीं थे, इसलिए बोला जाता था कि ईस्ट फेसिंग घर ज्यादा शुभ माना जाता है। शुभ मानना मतलब उसकी एक तो एनर्जी है, मॉर्निंग एनर्जी, विटामिन डी वगैरह आपको सुबह सुबह ही मिल गया प्रॉपर, और आप उठ भी गए प्रॉपर, आपको एनर्जी मिल चुकी है, ठीक है, उस सन की, विटामिन डी से रिलेट किया गया उसे। उसके साथ ही अगर वेस्ट में रहता तो वहां पर क्या रहती है, आपको हीट जो होती घर के अंदर वो ज्यादा रहती, इसलिए बोला गया ईस्ट फेसिंग घर ज्यादा अच्छा, ठीक है। उसका अपना एक लॉजिकल मीनिंग है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, काफी सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पर। उसके साथ ही साथ शास्त्र यानी कि स्क्रिप्चर के अंदर का जो नॉलेज है उसे यूज कर रहे हैं हम, जो हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने जो एंशियंट नॉलेज हमारे को प्रोवाइड किया है, उसी को यूज करते हुए हम एनालाइज करें। आपने जैसे देखा होगा पुराने टेम्पल्स वगैरह जिस जैसे बने हुए हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक डिजाइन होता था, टेम्पल्स का अपना एक स्पेसिफिक डिजाइन होता था। एंशियंट जितने भी स्क्रिप्चर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, आप कभी एनालाइज करना, सबका अपना एक स्पेशल डिजाइन है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारे वास्तुशास्त्र के ऊपर। तो ये किसके लिए यूज किया गया, नॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन एरिया टू अचीव बैलेंस। किस लिए हमारे को करना है, बैलेंस करना है किसके बीच में, हार्मोनी बिटवीन गॉड्स। यहाँ पर गॉड्स का मतलब नेचर से है, ठीक है, गॉड्स का मतलब किससे है, हमारा नेचर से। क्योंकि पुराने जमाने में मोस्टली किसके ऊपर हम बेस्ड रहते थे, नेचर के ऊपर बेस्ड रहते थे। नेचर में जिसमें वाटर आ जाता था, एयर आ जाती थी, ठीक है, एयर गॉड हो गया हमारा, पवन देव है जैसे, वाटर गॉड वरुण गॉड जैसे। आप पूरा अब सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे नॉलेज में जितना है वो मैं बता रहा हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। तो पुराने गॉड टाइम में नेचर के अंदर यानी कि वाटर, एयर, सन एटसेट्रा को क्या माना जाता था, गॉड्स माना जाता था। तो इनके बेस पर हम क्या करते थे, डिजाइन करते थे। आजकल भी तो यही कर रहे हैं, सन के ऊपर सनपाथ डायग्राम, एयर के ऊपर वेंटिलेशन, वाटर में ह्यूमिडिटी वगैरह आ गई, तो इन्हीं के ऊपर आज हम एनालाइज कर रहे हैं। और हमारे जो एंशियंट एंसेस्टर थे उन्होंने भी इन्हीं के ऊपर एनालाइज कर दिया, लेकिन इन्होंने बस टर्म्स अलग दे दी थी। टर्म्स डिफरेंट हो गई है, नॉलेज वही है, ठीक है, ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञान की भाषा बदल जाती है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। एंड जितनी भी हारमोनी है, नेचर की हारमोनी पीपल के साथ में और बैलेंस लाइफ के साथ में किस तरह से रह सकते हैं, ताकि हमें क्या मिले, पीस मिले, शांति मिले, प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि मिले, हेल्थ, हेल्थ से आपको बता ही दिया सुबह सुबह विटामिन डी का एक एग्जाम्पल, ठीक है, सन की हेल्प से। और हैप्पीनेस मिले। हैप्पीनेस कैसे, आपको पता है, नेचुरल लाइट और नेचुरल वेंटिलेशन जब इंसान को मिलता है ना, नेचुरल लाइट, नेचुरल वेंटिलेशन, फ्रेश एयर, तो उसकी जो हेल्थ और हैप्पीनेस होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ही उसका मूड काफी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें वास्तुशास्त्र के ऊपर। वास्तुशास्त्र का प्रॉपर मीनिंग अब देखेंगे। लेट मी चूज माय पॉइंटर। सो वास्तुशास्त्र का मीनिंग अब प्रॉपर अगर आपको डेफिनेशन देनी हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वास्तुशास्त्र एंड वेयर इट इज यूज्ड, ठीक है, तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि वास्तु शब्द से टू रिसाइड यानी कि रहने से हमें वो वास्तु मिल गया। और वास्तु शास्त्र क्या हो गया, जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनसे जो नॉलेज लेकर हम कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर कर रहे हैं, वही हमारा वास्तुशास्त्र कहलाता है। अब वास्तुशास्त्र क्या है, मीनिंग थ्योरीज ऑफ प्लानिंग फॉर बिल्डिंग्स, किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं,
अब बिल्डिंग हर टाइप की बिल्डिंग, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल के साथ आपकी हमारी टेम्पल वगैरह हो गए, ठीक है। तो अलग अलग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के साथ ही साथ कॉलोनीज को भी किस तरह से वहां पर बसाया गया है वो भी वास्तुशास्त्र के अंदर बताया हमें। नेबरहुड कैसा है, टाउनशिप प्लानिंग करनी है आपको, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, तो ये सब हमारे को नॉलेज किसमें दिया गया है, वास्तुशास्त्र में। और ये दीज हैड बीन लेड डाउन एंड फॉर्मुलेटेड एंड यूज्ड टू बी प्रैक्टिस सेंचुरीज बैक। और ये आज तक भी यूज किए जाते हैं, कई सदियों से पहले से यूज किए आ रहे हैं और आज तक भी इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। अब वास्तुशास्त्र देखें, इट इज सेट दैट ईच डायरेक्शन हैज ए डोमिनेटिंग डिटी, ठीक है। अब वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि हर जो दिशा होती है ना, उसके अंदर एक डोमिनेटिंग डिटी यानी कि देवी देवता उसमें निवास करते हैं। अब अलग अलग देवी देवता हैं, उनका अलग अलग समृद्धि के अलग अलग आशीर्वाद यानी कि अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। कुछ ऑस्पिशियस एनर्जी देते हैं, कुछ बैड एनर्जी देते हैं, इनऑस्पिशियस देते हैं। तो उसके हिसाब से वास्तुशास्त्र बताया गया। अब आप इसने तो ये दे दिया कि वास्तुशास्त्र के अंदर डिटी है, कुछ अच्छी एनर्जी कुछ बुरी एनर्जी, तो इसका रिलेशन देखो इन्होंने कैसे किया था। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, ज्ञान वही है लेकिन भाषा बदली है। देवी देवताओं की फॉर्म में ये भाषा जरूर बोली गई है, लेकिन इसका अपना खुद का लॉजिकल मीनिंग है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, हर दिशा की अपनी एक एनर्जी है, कुछ दिशा अच्छी है कुछ दिशा बुरी है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अगर घर मेरा चारों तरफ से ओपन खुला होता तो ये क्या बोलता है कि वेस्ट में और जो नॉर्थ डायरेक्शन है यहां पर तो क्या रहती है, मैक्सिमम शेडोज रहती है, ठीक है। मैक्सिमम शेडोज कहाँ रहती है, नॉर्थ साइड में। और उसके बाद ईस्ट में मेरा कौन सा सन होता है, मॉर्निंग सन। वेस्ट में क्या हो जाता है, इवनिंग सन। यहां पर मुझे क्या मिल जाती है, मैक्सिमम हीट। तो जो इन ऑस्पिशियस या फिर बैड बोलने का ही बोलते हैं कि पश्चिम मुखी इतने ज्यादा शुभ नहीं होते कंपैरिजन टू हमारे पूर्व मुखी यानी कि ईस्ट फेसिंग। उसको बैड बोलने का रीजन क्या था, वही सेम एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के हिसाब से कि मैक्सिमम हीट मुझे कहाँ मिल रही है, वेस्ट में। अगर आप वेस्ट फेसिंग घर बनाते तो आपको पूरे दिन मैक्सिमम हीट मिलती। मैक्सिमम हीट मिलती तो गर्मी के कारण आपको पता है काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, इवन हेल्थ के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। और ओवरऑल अगर बॉडी हीट वगैरह ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो इसलिए बोला गया इसके हिसाब से कि हमारे को प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ मिली कि पश्चिम मुखी जो घर बना दिए उन्हें इन्होंने क्या बोल दिया, टेक्निकल टर्म जो दूसरी बोल दी कि बैड है, इनऑस्पिशियस है। लेकिन लॉजिकली देखें तो हम उन्होंने एकदम एक्यूरेट बोला कि अगर आप पश्चिम मुखी बनाओगे तो आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि पूरे दिन जो टेम्परेचर रहने वाले आपके घर पे वो काफी ज्यादा रहेगा कंपैरिजन टू पूर्वमुखी घर के, ठीक है। तो ये रीजन से उन्होंने बोला है। और वही इन्होंने किसके साथ रिलेट किया है, नेचर के साथ, सराउंडिंग के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें एनवायरनमेंट में फ्लोरा फोना यानी कि वेजिटेशंस और प्लांट्स एटसेट्रा सब कुछ आ जाते हैं। उनके साथ में रिलेट करके उन्होंने एक फाइनलाइज प्रपोज प्लान बनाते थे वो, ठीक है। नेक्स्ट देखें वास्तुशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वास्तुशास्त्र। अगर आपके पास 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछने में वास्तुशास्त्र का, तो आप क्या लिखेंगे, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वास्तुशास्त्र इज टू ब्रिंग परफेक्ट बैलेंस। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, परफेक्ट बैलेंस लाना है, किसके बीच में, नेचर के बीच में, लोगों के बीच में और उनके रहने और काम करने की जगह के बीच में। कहाँ कहाँ, नेचर के बीच में, लोगों के बीच में और जो उनके रहने की जगह है और उनके काम करने की जगह, उनके बीच में परफेक्ट बैलेंस मिल सके हमें। अब परफेक्ट बैलेंस किस तरह से मिल सकता है आपको, प्रॉपर नेचुरल सनलाइट का यूज करके, नेचुरल वेंटिलेशन का यूज करके, हार्मनी विद प्लांट्स एंड वेजिटेशन को यूज करके, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अब जो
नेबरहुड है, यानी कि हमारी आसपास की जगह, बेसिकली क्या बात कर रहे हो आप, साइट प्लान की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरह से उन्होंने साइट प्लान का भी कंसिडरेशन ऑलरेडी कर दिया था। तो नेचुरल सनलाइट, नेचुरल वेंटिलेशन, प्लांट्स एंड वेजिटेशन और साइट प्लान यानी कि नेबरहुड का कंसिडरेशन करते हुए दी बेस्ट पॉसिबल जो आप प्लान वहां पर बनाओगे, ठीक है, दी बेस्ट पॉसिबल जो आप आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल प्लान वहां पर कंसिडर करोगे, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप और नेबरहुड में आसपास का एनवायरनमेंट है, यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट में ये लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, अवेलेबल लोकल मटेरियल, यानी कि लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी वहां पर अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन करते हुए दी बेस्ट पॉसिबल जो प्लान दोगे, वही क्या है हमारा वास्तुशास्त्र का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब क्यों, ताकि वहां पर जो पीस लिविंग है, ठीक है, लोगों की लिविंग कैसे हो सके, पीस में, शांति में, प्रोस्पेरिटी समृद्धि में, हेल्थ और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, एक तो रहने के लिए उनको कंफर्ट मिल जाए, और कंफर्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल इफेक्ट से भी है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट किस तरह से पड़ता है नेचुरल सनलाइट और वेंटिलेशन का, ये मैं ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में काफी बार बता चुका हूं, ठीक है। अब देखें वास्तुशास्त्र का और यहां पर यूज, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वास्तुशास्त्र, ठीक है। वास्तुशास्त्र को अब कहां से लाया गया था, वास्तुशास्त्र के ऑब्जेक्टिव की बात की, अब ऑब्जेक्टिव में उसे कहां से किया गया, उसका ओरिजिन कहां से हो, हम उसके बारे में स्टडी करें। सो द वास्तुशास्त्र हैज बीन टेकन इट्स ओरिजिन फ्रॉम द साइंस रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। कहां से आया, रिगार्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड आया। वास्तु का मीनिंग ही वही है, विच इज ए पार्ट ऑफ अर्थवेद। तो वास्तुशास्त्र के अगर हम हिस्टोरिकल उसका देखें, हिस्टोरिकल में जो हमारे हम वेदों से उसको रिलेट करके देखें, तो हमें कहाँ से मिला है वो, अर्थवेद से मिला है। जो हमारे पास चार वेद रहते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सॉरी मुझे वेद चारों पता नहीं है, सो लेट मी रिकॉल। एक तो है हमारा सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। तो जो हमारा वास्तुशास्त्र कहाँ से लिया गया है, एंशिएंट स्क्रिप्चर से, वो लिया गया है अथर्ववेद से, ठीक है। ऋग्वेद है ये। देर आर सम अदर एंशिएंट शास्त्र यानी कि स्क्रिप्चर। अब इनके यजुर्वेद के हमारे अथर्ववेद के अलावा भी कुछ अदर स्क्रिप्चर्स हैं, सिर्फ ये चार वेद नहीं है, काफ़ी सारा हमारे नॉलेज जो हमारे एंसेस्टर हैं वो छोड़ के गए हमारे लिए, जो हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया आजकल, तो ठीक है। तो अब अपनी एंशिएंट जो टेक्नोलॉजी है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो हमारे को बुकिश नॉलेज दे दी है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड रहना है। आपको पता है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इवन हमारे किले वगैरह जितने बने हुए हैं, अलग अलग टेक्निक से बने हुए, कुछ किले पहाड़ियों के ऊपर, कुछ किले नदियों के पास में। तो उनकी टेक्निक्स को आप ऑब्जर्व किया करो। जब भी किसी आप किले वगैरह में घूमने जा रहे हो, कोई फोर्ट में, कोई पुरानी जगह पर घूमने जा रहे हो, तो वहाँ के आर्किटेक्चर को किस तरह से उनके मेहराब बने हुए हैं, किस तरह के आर्चेज उन्होंने यूज़ किए हैं, कैसे पिलर्स यूज़ किए हैं, पिलर का डिज़ाइन क्या है, ऑक्टागोनल, पेंटागोनल, किस तरह के डिज़ाइन है, सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोटिस किया करो, ठीक है। तो उन चीज़ों को नोटिस करोगे, वहाँ से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री का मीनिंग ही क्या है, पुरानी चीज़ों से सीखना और इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, बुक ने बोल दिया तो सही है, आप अपनी तरफ से भी कुछ एनालाइज करके ट्रायल एंड एरर मेथड से, यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की। तो एंशिएंट स्क्रिप्चर में हमारे पास विश्वकर्मा प्रकाश, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, काफ़ी यहाँ पर मैसअप हो गया। तो हमारे पास एंशिएंट स्क्रिप्चर में कौन कौन है, विश्वकर्मा प्रकाश है, कश्यप शिल्प शास्त्र है, ठीक है। जहाँ भी आपको शिल्प शास्त्र का नाम मिलेगा तो वो भी हमारा कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड रह जाता है। यजुर्वेद हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, नारद संहिता, इन सब में भी हमारे को वास्तुशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओके। अब आप सोचेंगे कि ये बुक्स लिखी कैसे गई, कि ऐसे उनके दिमाग में ऐसे किसी ने आशीर्वाद दिया, ज्ञान ऐसे प्रकट हो गया। तो देखो ऐसा नहीं है, हालांकि हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारा नॉलेज प्रेजेंट होता है, हम तो क्या करें, बस उस नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो
हमारे पास ये नॉलेज आया कहाँ से? तो ये बुक्स लिखी गई थी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके। मैंने आपको कैसे बताया था ना कि क्या करते थे पुराने ज़माने में, ट्रायल एंड एरर मेथड लगा के उस नॉलेज को उन्होंने कंबाइन करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बार बार उनकी स्टडी करके उन पॉइंट्स को लिखते गए और अपनी ही हिस्ट्री से उसको वो इम्प्रूव करते गए। जो आज की कमी यहाँ पर दिखाई देती है मुझे कि इम्प्रूव करना हम भूल चुके हैं, एज ए स्टूडेंट हम इम्प्रूव करना भूल चुके हैं। हमारे को क्या होता है कि कुछ नॉलेज दे दिया कि 2+2=4 है, तो बस उसी के ऊपर डिपेंड होकर चल रहे हैं। अब 2+2 4 कैसे हुआ? अब जैसे कि हम ये मैथमेटिकल टर्म है कि 2+2 4 ही क्यों हुआ, ठीक है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं, तो उसके क्वेश्चन करना हमने बंद कर दिया है, राइट। तो उस तरह से हमने क्वेश्चन करना बंद कर दिया है। जो क्वेश्चन हमें जो डेटा हमें दे दिया, जो नॉलेज दे दिया, बस हाँ ठीक है हम इसके ऊपर लिख देते हैं, रट्टा मार के हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ को सीखो और उसके ऊपर क्वेश्चन करो कि ऐसा ही क्यों, ठीक है, तभी आप उससे लर्न कर पाओगे। किसी चीज़ को बस याद करना और उसे समझना दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो पुराने ज़माने में क्या किया लोगों ने, एक्सपीरियंस से, ठीक है, अपने सफिशिएंट एक्सपीरियंस से, किसी ने घर बनाया, ठीक है, उन्होंने घर में देखा एक सिंगल वॉल बना के 9 इंच की दीवार बनाई तो घर नहीं टिक रहा था, तो उन्होंने दीवार को मोटा करना शुरू किया। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, दीवारों को मोटा करना शुरू किया। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से स्टडी किया और चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने सन की डायरेक्शन, मून की डायरेक्शन, अदर प्लैनेट की डायरेक्शन, स्टार्स की डायरेक्शन, स्टार्स में एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जो सर्वेइंग में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जिसकी मदद से सिर्फ एंगल्स की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अर्थ के ऊपर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स निकाल देते हैं, ठीक है। और दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा वहाँ पर क्लाइमेट है, सब चीज़ों को उन्होंने कंसिडर करके बाद में डिज़ाइन फेज के ऊपर घुसे थे वो, ठीक है। बाद में वो डिज़ाइन फेज की ओर बढ़े, ऐसा नहीं कि मन किया कुछ भी बना दिया। ओके, अब इट इज सेड दैट दीज अफेक्ट फिजिकल कंडीशन, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट ऑफ अर्थ डेफिनेटली, एंड देयर इन टर्म हैव ए पॉजिटिव और एडवर्स इफेक्ट अपॉन ह्यूमन लाइफ। अगेन वही सेम एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको दूंगा, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग घर वाला, ठीक है। तो हर डायरेक्शन का अपना एक इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, आप अलग अलग डिजाइन करोगे उसके बाद आप चीज़ों को समझोगे, ठीक है। अब अपने घर में भी देखना कि कोई भी चीज़ हमने बनाई है, किचन यहाँ बनाया है, तो किचन सही है या नहीं है, ठीक है। कि किचन में से फ्यूम्स वगैरह गैसेस निकल पा रही हैं कि नहीं निकल पा रही, कि आप किचन में खाना बना रहे हो, उसमें मिर्ची जलाते हो, पूरे घर में ही उस मिर्ची की स्मेल आने लग जाती है, सब छींकने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान, बातें बड़ी छोटी सी है लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए कि किचन के अंदर प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके स्टडी रूम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जहाँ प्राइवेसी चाहिए वहाँ विंडो वगैरह बंद करने पर प्राइवेसी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इन सब चीज़ों का ध्यान वास्तुशास्त्र में ऑलरेडी रखा गया है। इसलिए लोग बोलते हैं कि घर मेरा वास्तु के हिसाब से सही है या नहीं है। तो जो एनर्जी की बात की गई है ना, पॉजिटिव एनर्जी की बात की गई है, वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ आई है, इस एनालाइज करके बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अगर बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन होगा, आपको अपना कंफर्ट और जो भी आपका जो घर बनाया है आपने या फिर जो भी वर्क स्पेस बनाया है उसका आप यूटिलाइजेशन कर पाओगे 100%, और किसी भी चीज़ का 100% यूटिलाइजेशन कर पाओगे तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट और फिजिकल इफेक्ट से अपने आप ही आपको क्या मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, वहाँ पर खुशी मिलेगी, राइट। ओके, तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि वास्तुशास्त्र में एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे का डीप रिलेशन ऑलरेडी था, जिसमें हम बिल्डिंग को वेल प्लान मैनर में हम क्या करते थे, बिल्डिंग का वेल प्लान करते थे। और मैंने आपको बताया था कि नेचर के अंदर वो पहले पुराने ज़माने में भगवानों में सबसे पहले शुरू में क्या माना गया है, जैसे यहाँ पर हमारे जो बोला भी गया है हमारे शास्त्रों में, पंच महाभूतों को, पंच महाभूत में जैसे बोलते हैं ना, हमारे पास 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं जिसमें अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस, जैसे वायु, धरती, जल, पानी, आकाश। तो इन सबको इनकॉर्पोरेट करके उन्होंने बेस्ट पॉसिबल अप्रोच के साथ में, ताकि हमें खुशी और समृद्धि दोनों मिल सकी। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, अगर आपका डिज़ाइन और प्लान बेस्ट होगा, आप उस वर्क स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, तो अपने आप ही आपको हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी मिलेगी, क्योंकि आप किसी चीज़ का 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने आपको बार बार बताया कि वास्तुशास्त्र सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं है, ये किसके लिए बनाया गया है, हमारा कंफर्टेबल लाइफ के लिए बनाया गया, ताकि हमारे को वहाँ पर 100% यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ और दैट प्रॉपर स्पेस मिल सके, कंफर्टेबल लाइफ मिल सके, ठीक है। आपको पता है प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट वगैरह की सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, काफ़ी सारे बातें होती है जो कि हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, तो 100 आपको अपने आप ही वहाँ पर रहने के लिए अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और वास्तुशास्त्र इज नॉट मेरली फॉर शो, सिर्फ शो के लिए नहीं है कि आपने वास्तु के हिसाब से डिजाइन कर दिया तो ठीक है, आपको वहाँ पर सही है। तो इसका कंफर्टेबल लाइफ किस तरह से मिलती है ये मैं आपको बाय एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, होप सो आपको समझ आया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और थ्योरी पार्ट था। बिल्डिंग प्लानिंग में आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थ्योरी के ऊपर हम इसलिए फोकस करें, अगर आपके को चीज़ों की थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं होगी, आप प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन कैसे कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हमने थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि नॉलेज की बातें ही बहुत सारी हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी नहीं आता, कोई डाउट रहता है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।